इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी। दिल्ली अंग्रेजों से खाली कराई जा चुकी थी। दिल्ली की क्रांति से प्रेरित होकर अलीगढ़, बनारस और इलाहाबाद को भी अंग्रेजों से मुक्त कराया गया, लेकिन इलाहाबाद का किला अभी भी अंग्रेजों के कब्जे में था। क्रांति की खबर 11 मई से 31 मई तक देश के कोने कोने तक पहुंची। अब सुनिए आगे। दिल्ली की क्रांति की खबर देश के कोने कोने कैसे पहुंची, इसे एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में ही कहना ज्यादा प्रमाणिक होगा। गदर का एक आश्चर्यजनक पहलू यह था कि दूर दूर के स्थानों में सभी महत्वपूर्ण खबरें बड़ी तेजी से और प्रामाणिक रूप से पहुंच जाती। खबरें ले जाने वाले इतनी तेजी से चलते थे कि हमें विश्वास ही नहीं होता। यही कारण था कि दिल्ली की स्वाधीनता की खबर नाना साहब को 15 मई 1857 को मिली। वहीं कानपुर में अंग्रेजी सेना के सेनापति ह्यू व्हीलर को 18 मई यानी पूरे 3 दिन बाद मिली। बिठूर में उस समय नाना साहब के दरबार में उनके 2 भाई बाला साहब और बाबा साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब, अजीमुल्लाह और प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। दिल्ली की क्रांति की खबर जब कानपुर में फैली तो हिंदुओं और मुसलमानों की सभाएं होने लगीं। धीरे धीरे स्कूलों में, बाजारों में, आम लोग हर गली मोहल्ले में स्वतंत्रता क्रांति की बातें शुरू हो गईं। छावनी में सिपाहियों में भी क्रांति की गुप्त बातचीत शुरू हो गई। फिरंगियों के खिलाफ उनकी बाहें फड़कने लगीं। लेकिन नाना साहब 31 मई तक कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उधर अंग्रेज सेनापति ह्यू व्हीलर को पूरा विश्वास था कि नाना साहब तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे। इसी उम्मीद से उसने उन्हें संदेश भेजा कि वो आएं और कानपुर की रक्षा में मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ व्हीलर ने अपनी रक्षा के लिए गंगा के दक्षिण में एक नया किला भी बना लिया था और प्री किलेबंदी कर ली थी। कानपुर में क्रांति की बातों से ही अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि किसी झूठी अफवाह पर भी शहर के सब अंग्रेज अपने बीवी बच्चों को लेकर भागने और व्हीलर के नए किले में छिप जाते। 22 मई 1857 को नाना साहब अपनी सेना और तोपों को लेकर बिठूर से कानपुर आ गए। उन्होंने नवाबगंज में अपना डेरा जमाया। 3000 देशी और 100 अंग्रेज सिपाहियों के सेनापति व्हीलर ने बिना किसी विरोध के खजाने की चाबियां और तोपखाने उन्हें सौंप दिए। नाना साहब ने खजाने की रक्षा के लिए 200 सिपाही पहरे पर लगा दिए। उस समय कानपुर की देशी सेना के मुख्य नेता थे सूबेदार टीका सिंह और सूबेदार शमसुद्दीन खान। 4 जून की आधी रात को बंदूक को 3 बार चलाया गया और 3 फायर हुए। यही क्रांति की शुरुआत की घोषणा थी। सबसे पहले सूबेदार टीका सिंह घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। फिर देशी पलटन के हजारों घुड़सवार और पैदल सिपाही मैदान में उतर आए। अंग्रेजों की इमारतों में आग लगा दी गई। अंग्रेजों के झंडे को उतारकर क्रांतिकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया। 5 जून को नाना साहब की सेना भी क्रांति सेना से मिल गई। हर तरफ उनका कब्जा हो गया। ये सारी क्रांति बहादुर शाह जफर के अगुवाई में हो रही थी। 5 जून को बहादुर शाह जफर के झंडे का जुलूस बहुत धूमधाम से निकाला गया। नाना साहब को कानपुर का शासक चुना गया।
नगरवासियों ने उनकी जय जयकार की और सबने नाना साहब का साथ देने का वचन दिया। 6 जून को नाना साहब ने विलर को पैगाम भेजा कि आप अपना किला हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हम हमला कर देंगे। लेकिन विलर यूं मानने वाला नहीं था। उसने किला खाली करने से इनकार कर दिया। साथ ही मोर्चे की पूरी तैयारी भी की। 6 जून की शाम को ही नाना साहब ने अंग्रेजों के नए किले पर हमला बोल दिया। उस समय कानपुर के लगभग सभी अंग्रेज अपने परिवार सहित उसी किले में मौजूद थे। दोनों ओर से तोपें चलने लगी। दोनों ओर के सिपाही मरने लगे और घायल होने लगे। इन सब में कानपुर के नगरवासियों का उत्साह देखने लायक था। पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। वो गोला बारूद पहुंचा रही थीं, घायलों की सेवा कर रही थीं और उन्हें खाना भी दे रही थीं। क्रांतिकारी सेना का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि अंग्रेज नहीं टिक पाए। उनके किले में अंग्रेजों की लाशों के ढेर लग गए। अंग्रेजों को दफनाने तक की जगह नहीं बची। जो जिंदा थे उनका बहुत बुरा हाल था। अंग्रेजों के किले में सिर्फ एक ही कुआं था, जो गोलों के गिरने की वजह से टूट चुका था। अंग्रेजों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था। कई अंग्रेज हैजा और बुखार के कारण बीमार पड़ गए। उधर नाना साहब ने शहर के तमाम खास लोगों की सभा बुलाई और उनकी सलाह से शहर का शासन चलाने का इंतजाम किया। होलार सिंह को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सिपाहियों को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी मुल्ला को सौंपी गई। दीवानी के मुकदमों के लिए ज्वाला प्रसाद, अजीमुल्ला खां और बाबा साहब की अदालत बनाई गई। अंग्रेज इतिहासकार एम टॉनसन ने लिखा है, नाना साहब के शासनकाल में नगर में पूरी तरह से शांति थी। 18 जून और 23 जून को फिर अंग्रेजों से घमासान युद्ध हुआ। आखिर थक कर विलर ने घुटने टेक दिए। 25 जून को विलर ने किले के ऊपर सुलह का प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। तोपों ने गोले उगलना बंद कर दिया। अंग्रेज आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। 26 जून को दोनों ओर के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। विलर ने जैसे ही अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, अजीमुल्ला खां ने तुरंत टोक दिया। हालांकि वहां बैठे बहुत सारे लोग अंग्रेजी बखूबी जानते थे। उसके बाद बातचीत हिंदुस्तानी भाषा में ही हुई। 27 जून को किले पर बहादुर शाह जफर का झंडा लहराने लगा। अंग्रेजों को हाथियों और पालकियों में बिठाकर गंगा घाट की तरफ भेज दिया गया। 28 जून 1857 को कानपुर और उसके आसपास के इलाकों से अंग्रेजों का नामो निशान मिट चुका था। नाना साहब ने इस मौके पर एक बड़ा दरबार किया, जिसमें 6 पैदल पलटने, 2 घुड़सवार पलटने, जमींदार और हजारों की तादाद में जनता आई। सबसे पहले बहादुर शाह जफर के नाम पर 101 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद नाना साहब के नाम पे 21 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब ने इस मौके पर सबको धन्यवाद दिया। साथ ही फौज में 1 लाख रुपए इनाम के रूप में बांटे गए। इसके बाद नाना साहब पिट्ठूर आए, जहां 1 जुलाई को नाना साहब पेशवा की गद्दी पर बैठे। उनका विधिवत राज तिलक हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।